खबर 10 कदम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। कब सिर्फ माफिया शुभम जायसवाल पर बड़ा अपडेट सामने आया। गिरफ्तारी पर लुक आउट सर्कुलर जारी हो सकता है। आपको बताते चले कि रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा सकता है। इंटरपोल के थ्रू शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई है। वाराणसी में माफिया शुभम जायसवाल के 2 करीबी गिरफ्तार हुए हैं। विशाल जायसवाल और बादल आर्य को गिरफ्तार किया गया है। बबलू यहाँ पर बांग्लादेश तक कप सिरप सप्लाई करता था। इसका भी एक बड़ा सिंडिकेट सामने आया है। तो वाराणसी में कप सिरप मामले में कमिश्नरेट की एसआईटी ने शुभम जायसवाल के 2 बड़े करीबियों को गिरफ्तार किया है। दवा लाइसेंस बनवाकर विशाल यहाँ पर जायसवाल और साथ ही बादल आर्य ने लाखों रुपए के फर्जी बिल तैयार कर सिरप को बांग्लादेश तक सप्लाई किया है। आरोपी विशाल जायसवाल और बादल आर्य ने एसआईटी की पूछताछ में सभी राज्य खोल दिए हैं। दोनों आरोपियों ने अपनी फार्मा बनाकर बड़ी कमाई की है और हर खेप पर उन्हें 25 से 30 हजार रुपए मिलते थे। यहाँ तक कि हर बोतल पर 1 रुपये कमीशन मिलता था। फार्म का पैसा आने पर उसे शैली ट्रेडर्स के खाते में ट्रांसफर कर देते थे। वही एसआईटी के अफसर शुभम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछताछ हो रही है। जानकारी में सामने आया है कि शुभम जायसवाल भारत से बाहर यहाँ पर चला गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब तक कईयों की गिरफ्तारी हुई है और सभी से लगातार पूछताछ हो रही है। यहाँ पे ड्रग विभाग के द्वारा कोतवाली थाने में बनारस में एक एफआईआर लिखवाई गई थी, जिसमें 28 फर्मों के नाम दिए गए थे कि इनके द्वारा जो है कोडिन युक्त सिरप जो है वो यहाँ पे अपनी पूरी बता नहीं पा रहे हैं कहाँ पे इनके द्वारा पूर्ति की गई है उन फर्मों के द्वारा। और उसी में ये देखते हुए कि ये क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के अंडर में कवर होते हैं, एफआईआर लिखवाई गई थी कि इनकी जो है ब्लैक मार्केटिंग की गई होगी। इसी में पुलिस के द्वारा जो है विवेचना की गई है और इसमें गंभीर धाराएं बढ़ाते हुए जो अकाउंट्स है फर्मों के, कई फर्मों के खंगाले गए हैं। और इसमें पता चला है कि कुछ फर्में जो है पूरी तरीके से फर्जी तरीके से रजिस्टर कराई गई थी। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह धमकी के बावजूद बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में शामिल हुए। फिनाले से पहले पवन सिंह को लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी भरा एक कॉल आया था। कॉल करने वाले शख्स ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर वो सलमान खान के साथ बिग बॉस के मंच पर नजर आए तो उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं करने दिया जाएगा। पवन सिंह ने बताया था कि शनिवार को एक अनजान नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और कहा कि तुम्हें सलमान खान के साथ मंच शेयर नहीं करना है। धमकी की सूचना मिलते ही पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अभी हाल ही में अमेरिका से डिपोर्ट के जरिए भारत लाया गया है और यहाँ पर जांच एजेंसियां दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर लगातार पूछताछ कर रही हैं कि आखिर आपके सदस्य कहां पर छुपे हैं और कौन कौन बड़ी हस्तियां आपका टारगेट थी। हालांकि अनमोल बिश्नोई के परिवार की तरफ से भी कहा गया और अनमोल बिश्नोई की तरफ से भी कहा गया कि उसका कोई कसूर नहीं है, उसका भाई गैंगस्टर है लेकिन वो अपराधी नहीं है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा और अपडेट इस पूरे मामले में तब आ जाता है कि जब सुपरस्टार भोजपुरी पवन सिंह को धमकी दी जाती है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से और ये साफ कहा गया कि सलमान खान के साथ मंच साझा ना करें। यानी कि बिग बॉस 19 का जो फाइनल होना था उसमें गेस्ट के तौर पर पवन सिंह को बुलाया गया था, जिसमें साफ धमकी देते हुए कहा गया कि आपको सलमान खान के शो में शामिल नहीं होना है और सलमान खान के शो से दूर रहना है। साथ के साथ ये भी कहा गया कि जब पवन सिंह उस कार्यक्रम में शामिल हो गए सुरक्षा के साथ, तो अब जो नई धमकी है वो ये है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कि अब तुझे लखनऊ के अलावा जहां भी तू मिलेगा दुनिया के किसी कोने पे भी तुझे मार दिया जाएगा, तुझे गोली मार दी जाएगी। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है उस कानून व्यवस्था पर जिसका दावा दिल्ली पुलिस भी करती है, मुंबई पुलिस भी करती है कि ऐसे में जब लगातार इन गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, दौर जारी है, तमाम सदस्यों के साथ भी एनकाउंटर चल रहा है, तो फिर क्यों ये गैंग लगातार लोगों को निशाना बना रहा है और बड़ी सेलिब्रिटियों को भी धमकी दे रहा है। सलमान खान के पहले धमकी दी थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, अब सलमान खान से दूर रहने की भी नसीहत दी जा रही है। यानी कि सुपरस्टार भोजपुरी पवन सिंह को साफ कहा गया कि आपको सलमान खान के साथ मंच साझा नहीं करना, यदि ऐसा किया तो उसका परिणाम बहुत गंभीर होगा और आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब यही मैसेज एक बार फिर किया गया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, जिसमें साफ कहा गया है कि तुम उस कार्यक्रम में शामिल हो गए जिसके लिए मना किया गया था, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब
सामने सवाल है दिल्ली पुलिस के उन वरिष्ठ अधिकारियों के सामने और मुंबई पुलिस के उन तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को जो इस गैंग के खिलाफ काम कर रहे हैं, इस गैंग की कमर तोड़ने का काम लगातार कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से धमकी आई है, उन्होंने एक बार फिर पुलिस के इकबाल को चुनौती दी है। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से धमकी दी गई है, मुंबई और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वाराणसी के गंजारी में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तेजी से पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। यह आधुनिक स्टेडियम अब तक लगभग 75% बनकर तैयार हो चुका है। हाल ही में लगाई गई त्रिशूल के आकार की यहाँ पर फ्लडराइट स्टेडियम का मुख्य आकर्षण बन गई है। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने हाल ही में स्टेडियम का निरीक्षण भी किया। मंडलायुक्त ने संबंधित विभागों को साफ निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में आ रही किसी भी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि स्टेडियम तय समय में तैयार होकर जनता को समर्पित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास आज हम लोग खड़े हैं, जिसका काम बड़ी तेजी गति से चल रहा है और बताया जा रहा है कि मार्च 2026 तक यह काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि इसमें सारे अत्याधुनिक संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है और बड़ी तेजी से इसका काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे 65 फीट ऊंचाई का यह त्रिशूल लगा हुआ एक लाइट तैयार हो रहा है, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 95 से 96 हाइलोजन का प्रयोग किया गया है। इस पूरे लाइट की अगर बात कर ले तो जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है और त्रिशूल रूपी यह जो लाइट बना हुआ है, इसमें 95 हाइलोजन का प्रयोग किया गया है और ये अपने आप में एक अनोखा है। इस तरीके का लाइटिंग व्यवस्था पूरे इंडिया में कहीं भी आपको किसी भी स्टेडियम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि इस बाबत हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर अधिकारियों से बात करने का प्रयास किए, तो L&T के कुछ अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे जो कि हमें रोकने का काम किए हैं। वो अंदर प्रवेश नहीं करने दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आपको अंदर प्रवेश करना है तो आपको PMO से परमिशन लेकर के आना होगा, तभी अंदर परमिशन मिल सकेगा। इस बाबत किसी भी अधिकारी से यहाँ पर बात नहीं हो पाई है। हालांकि आप देख सकते हैं कि काम बड़ी तेज गति से हो रहा है और निश्चित तौर पर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2026 मार्च तक यह स्टेडियम बनकर के तैयार हो जाएगा, तो संभावना इस पूरी जताई जा रही है कि जो T20 मैच होने को है ये आने वाले समय में यहाँ पर भी हो सकेगा। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए अमर श्रीवास्तव। बुलंदशहर में साइबर फ्रॉड का शिकार हुए एक व्यक्ति ने अनोखी पहल करते हुए ठग आरोपी की सही पहचान बताने वाले को 2.5 लाख रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की और ये घोषणा पीड़ित ने साइबर सेल प्रभारी इंस्पेक्टर राम खिलाड़ी यादव की मौजूदगी में की। पीड़ित ने साइबर ठग का वीडियो जारी करते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी ठगी की सूचना देगा उस व्यक्ति का नाम और पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। पीड़ित ने बताया है कि उसे साल 2024 में मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को लटोरी कंपनी का प्रतिनिधि बताया और कहा कि आपकी लॉटरी लगी है और उसने इनाम की राशि दिलाने के नाम पर पहले रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर कुछ पैसे मंगवाए। उसके बाद अलग अलग बहानों से मेरे खाते से लाखों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए हैं। पीड़ित ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस शातिर ठग को पहचानता है तो तुरंत साइबर सेल को सूचित करे। सूचना देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। साइबर सेल प्रभारी राम खिलाड़ी यादव ने बताया है कि पुलिस टीम भी इस ठग की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से ठगी की ऐसी घटनाओं की तुरंत शिकायत करने की भी अपील की। मैं निरीक्षक राम खिलाड़ी यादव इस समय साइबर सेल प्रभारी जनपद बुलंदशहर का कार्य देख रहा हूं। एक मुकदमा प्रा संख्या 25/2024 की विवेचना भी मैं कर रहा हूं। इसमें कई अपराधियों को जेल भी भेज चुका हूं, चार्जशीट भी लग चुकी है। किंतु इसमें एक बड़ी जो घटना है जिसमें जो मेन अपराधी है वो अपनी आईडी बदलकर बात कर रहा है, जिसकी वीडियो ऑडियो और उसकी फेक आईडी भी मैं अभी इस चैनल को उपलब्ध कराऊंगा। इसमें पीड़ित इतने आहत हो चुके हैं कि वो 2.5 लाख रुपए तक इनाम देने के लिए तैयार हैं इसको, जो गोपनीय इसकी सूचना देगा।
कोटा में एक रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर घर में शराब पीने और नॉनवेज बनाने से नाराज सगे भांजे ने अपनी मामा की बेरहमी से हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव का तुरंत अंतिम संस्कार करने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन आरोपी इसमें सफल नहीं हो सका। हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 3 दिन में ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सगे भांजे गौरव सोनी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश से ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण अवनीश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 दिसंबर 2025 को रामगंज मंडी थाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नवनीत सोनी की हत्या कर दी गई थी। हत्यारे शव को मोक्षधाम ले जा रहे थे, तभी गुप्त सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में ले लिया। शव पर गहरे चोट के निशान मिलने से हत्या की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने आज सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के एनआईटी कॉलेज में हॉस्टल में एमसीए के छात्र ने पंखे में फंदे लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। छात्र ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ दिया है। छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं जीवन से हार मानता हूं, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर समेत सारा सामान मेरे परिवार को दे दिया जाए। हालांकि सुसाइड नोट में आत्महत्या क्यों की गई है इसका जिक्र नहीं किया गया। आपको बता दें कि छात्र झारखंड का रहने वाला था। वो एनआईटी कॉलेज में एमसीए 3य वर्ष का छात्र था। छात्र दोस्त से कॉलेज में बाद में आने के लिए कहकर हॉस्टल में रुका हुआ था और नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित ये क्राउन हॉस्टल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात जारी है। अजमेर में फूड डिपार्टमेंट की तरफ से एक दूध डेयरी पर कार्रवाई की गई है और गंदगी में तैयार किए जा रहे 300 किलो पनीर को भी जब्त किया है। सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। फूड डिपार्टमेंट के अफसर ने बताया है कि यहाँ पर संपर्क पोर्टल पर एक शिकायत मिली थी और शिकायतकर्ता ने बताया है कि नौसर घाटी क्षेत्र में एक पनीर का व्यापार चल रहा है और पनीर बनाने के बाद उसका पानी खेतों में जा रहा था। पानी का प्रॉपर निस्तारण नहीं किया जा रहा, जिसकी शिकायत मिली। अधिकारी ने बताया कि जगह जगह पर फैक्ट्री में गंदगी मिली है, बर्तन तक साफ नहीं मिला। फार्म के मालिक नागौर के राजूराम पर पहले भी कार्रवाई की गई है। अब वापस कार्रवाई करते हुए 300 किलो पनीर जब्त किया गया। सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। जानकारी मिली थी शंकर दूध डेयरी है जिसपे पनीर और उस काम चल रहा है, उसको लेके आज शंकर दूध डेयरी पर आए तो किस तरह से कार्रवाई हुई है हमारे संग केसरी नंदन जी इनसे बात करते। हाँ जी भाई साहब, किस तरह से कार्रवाई चल रही थी, क्या सूचना मिली थी? खास सुरक्षा दल अजमेर जिसमें राजेश कुमार त्रिपाठी जी, हमारे साथी राजेंद्र शर्मा जी, दीपक कुमार सिंधी जी और अजय मोयल राम चौधरी और मैं केसरी नंदन शर्मा, हम लगातार जो भी जिस तरह की भी शिकायतें मिलती हैं उन पे हम कार्रवाइयां कर रहे हैं। उसी में आज 181 पे एक शिकायत मिली थी कि भाई नौसर घाटी में शंकर दूध डेयरी में जो पनीर निर्माण इकाई है वहां से जो पानी का जो निकास हो रहा था वो गंदा पानी खेतों में जा रहा है। और आज जब इसमें जो भी इसको साफ सफाई की जिम्मेदारी इनकी थी, यहाँ पे राजू राम जी हैं जो इनके मालिक है, तो इनको आज साफ सफाई नहीं रखने के लिए और आगे निर्माण रोकने के लिए नोटिस दिया जाएगा और इनका नमूनीकरण की कार्रवाई की गई है। पनीर का नमूना लिया गया है, उसके आधार पर आगे लैब रिपोर्ट में जो भी जांच आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी एक बार कार्रवाई हुई थी, उसमें क्या रहा इसका और क्या ये इस पूर्व में भी यहाँ पर कार्रवाई की गई थी एक वर्ष पूर्व, जब उस समय नमूने लिए गए थे। उन नमूनों को जो अमानक कोटि के पाए गए थे उनके विषय में एडीएम कोर्ट में चालान पेश कर दिए गए और एडीएम कोर्ट ने पे जुर्माना भी लगाया है जो इन्होंने जमा करा दिया था। लेकिन लगातार शिकायतें मिलने के कारण हम उन्हें एक बार इस पे सुरक्षा दल द्वारा कार्रवाई की गई। अजमेर से न्यूज इंडिया के लिए नरेश गौड़। संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हो रही चर्चा की बात राष्ट्रगीत पर संसद में छिड़े सियासी रण की। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर संसद में वंदे मातरम चर्चा हो रही है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत की। इसी दौरान उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम की महत्वता का जिक्र किया, लेकिन घमासान तब छिड़ गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए हैं। मुस्लिम लीग और जिन्ना के दबाव के आगे पंडित नेहरू झुक गए। ये कांग्रेस का तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का ये तरीका था।
तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसीलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आप चाहे जो कर ले, लेकिन पंडित नेहरू पर एक भी दाग नहीं लगा पाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि बंगाल में चुनाव है, इसीलिए संसद में वंदे मातरम पर बहस हो रही है। साथ ही प्रधानमंत्री के तथ्यों को उन्होंने कमजोर बता दिया। मामला क्या है, रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा पहुंचे तो एनडीए सांसद वंदे मातरम का नारा लगाने लगे। एनडीए के सांसदों ने लोकसभा के मंदिर में वंदे मातरम के नारे तब लगाए जब राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा होनी थी और चर्चा की शुरुआत कर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को वंदे मातरम का अर्थ समझाया। ये हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का ये मंत्र था और वो मंत्र वंदे मातरम था। वंदे मातरम जो स्वतंत्रता का मंत्र था, वंदे मातरम जो बलिदान और ऊर्जा का मंत्र था, आजादी के वक्त जो संकट को सहने का सामर्थ्य देने का मंत्र था, जो समर्पण और त्याग तपस्या का मंत्र बना था। इसे प्रसिद्ध बंगाली लेखक और कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 7 नवंबर 1875 को इसे पहली बार बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित किया गया। 7 साल बाद 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को अपने उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। 1950 में राष्ट्रगीत के रूप में इसे अपनाया गया। स्वतंत्रता की लड़ाई में वंदे मातरम का नारा आजादी का जज्बा था और आजाद भारत का विजन भी। वंदे मातरम स्वतंत्रता का स्वर और संकल्प बन गया था। जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्तुति में लिखा गया था, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मदोमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है यह शब्द है वंदे मातरम। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम के महत्व का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर इसके टुकड़े करने के गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, ये उसकी तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का तरीका था। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसीलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए उसका आधार क्या है, किसके कहने पर वंदे मातरम का विभाजन किया गया, अब इसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले 1923 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में वंदे मातरम का विरोध हुआ।
कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। 1937 में वंदे मातरम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। 1938 में मुस्लिम लीग के सेशन में जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम बच्चों से जबरन वंदे मातरम गवाया जा रहा है। मुस्लिम लीग को आपत्ति इस बात की थी कि वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है जो इस्लाम में अस्वीकार और धर्मनिरपेक्ष नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग लगातार वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे। विरोध के बाद कांग्रेस ने वंदे मातरम का कुछ हिस्सा हटाने का फैसला किया। पंडित नेहरू के नेतृत्व में कलकत्ता में 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई, जिसके बाद बयान जारी किया गया कि वर्किंग कमेटी को लगता है कि इस गीत के पहले 2 पदों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर पाना मुश्किल है। इन पदों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी को आपत्ति हो, लेकिन इस गीत के बाकी पद कम लोकप्रिय हैं और उन्हें शायद ही कभी गाया गया है। ये पद एक धार्मिक विचार भी बताते हैं जो भारत के दूसरे धर्म के विचार नहीं हो सकते। इसीलिए यह कमेटी इस गीत के कुछ हिस्सों पर मुस्लिम मित्रों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सही पाती है। ये कमेटी सिफारिश करती है कि आगे नेशनल गैदरिंग में इस गीत के सिर्फ पहले 2 पद ही गाए जाएं। इस फैसले का विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध को अनसुना कर दिया गया। आरोप है कि वर्किंग कमेटी का फैसला वंदे मातरम के साथ विश्वासघात था। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा आरोप लगाया कि जिन्ना और मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वंदे मातरम का विभाजन कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर आरोपों के तीखे बाण चलाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर समाज को बांटने का आरोप लगा दिया। कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। वंदे मातरम पर सियासी संग्राम छिड़ा है, आरोपों पर विवाद बढ़ चला है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई तुष्टीकरण की सियासत के लिए वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए? क्या जिन्ना और मुस्लिम लीग के कहने पर वंदे मातरम का पैरा हटा दिया गया? और सवाल ये भी है कि 150 साल बाद भी वंदे मातरम पर विवाद क्यों हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।